बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल ब्लैक फेस बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। खावर ने कार किंग क्लब के मेन गेट से हटकर एक तरफ रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। क्लब से बाहर आने वाले और क्लब में जाने वाले सब लोग इंतहाई थर्ड क्लास गुंडे नज़र आ रहे थे। इनमें औरतें भी थीं और मर्द भी। औरतों के लिबास इनके एतवार देखकर ही दूर से ही मालूम हो जाता था कि ये थर्ड क्लास तवाइफ़ें हैं। खावर होंठ भींचे दरवाज़ा खोलकर हॉल में पहुंचा तो वहाँ मंशियात के गलीज़ धुएँ के साथ साथ सस्ती शराब की तेज़ बू भी फैली हुई थी। हॉल औरतों और मर्दों से भरा हुआ था। सब लोग ऊंची आवाज़ में बातें करने में मसरूफ़ थे। अलबत्ता हॉल के चारों कोनों में 4 आदमी हाथों में मशीन गन्ने उठाए खड़े हुए थे। इनका अंदाज़ ऐसा था जैसे इन्हें बाकायदा इस बात का लाइसेंस हुकूमत की तरफ से दिया गया हो कि वो जिसे चाहें गोली मार दें। इन्हें कोई पूछने वाला ना था। एक तरफ बड़ा सा काउंटर था जिसके पीछे एक नीम उरिया लिबास में मलबूस औरत और एक लहीम और शहीम पहलवान नुमा आदमी खड़ा था। वेटर्स को सर्विस देने में मसरूफ़ थी, जबकि वो पहलवान नुमा गुंडा तेज़ सुर्ख रंग की हाफ आसीनों वाली शर्ट पहन रखा था। दोनों बाजू बांधे इस तरह खड़ा था जैसे कोई नामी ग्रामी पहलवान हो और फातेहाना अंदाज में खड़ा हुआ हो। खबर को काउंटर की तरफ बढ़ते देखकर इस पहलवान के चेहरे पर हैरत के तासुरात दूर से ही नुमायाँ हो गए, क्योंकि खबर अपने लिबास और अंदाज में यहाँ मौजूद अफराद से यकसर अलहदा नज़र आता था। मेरा नाम खावर है और मैंने मैनेजर टोनी से मिलना है। खावर ने काउंटर के करीब जाकर इस पहलवान नुमा गुंडे से मुखातिब होकर कहा। सॉरी जनाब, बॉस किसी से नहीं मिलते। आपको जो काम है असिस्टेंट मैनेजर से मिलकर करा सकते हैं, इस गुंडे ने लहजे में मौदबाना अंदाज लाते हुए कहा। टोनी है अपने ऑफिस में भी या बाहर गया हुआ है? वो अपने खुसूसी ऑफिस में हैं और वहाँ तक कोई नहीं जा सकता और ना किसी को जाने की इजाज़त है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आपको क्या काम है? इस काउंटर मैन ने इस बार कदरे तलख लहजे में कहा। इसका ये खुसूसी ऑफिस कहाँ है? तुम सिर्फ ऑफिस बता दो, मिल मैं खुद लूँगा। आखिरी बार कह रहा हूँ मिस्टर खावर कि अगर तुम्हें कोई काम है तो असिस्टेंट मैनेजर से मिल लो, वरना वापस चले जाओ। फिर तुम अपने कदमों पर चलकर ना जा सकोगे और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाबात देता रहूँ। इस बार काउंटर मैन ने इंतहाई तलख लहजे में कहा। मैं भी तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मच्छर की औलाद के टोनी के ऑफिस के बारे में बता दो, वरना तुम्हारा ये पला हुआ जिस्म कीड़े खा कर रहेगा। खबर का लहजा भी यकलख बदल गया। क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम जैकी के साथ इस लहजे में बात करो? इस काउंटर मैन ने यकलख इंतहाई गरजदार लहजे में कहा और इसके साथ ही वो तेज़ी से काउंटर के साइड से बाहर निकला। इसका अंदाज़ बेहद जारहाना था। इसकी गरजदार आवाज़ के साथ साथ हॉल में यकलख सकूत सा छा गया था और सब लोग इस तरफ मतवज्जे हो गए थे, लेकिन खावर वैसे ही इत्मीनान से खड़ा था। जैकी ने काउंटर से बाहर निकलते ही बिजली किसी तेज़ी से बाजू घुमाया। खावर ने बड़े इत्मीनान से इसके घूमते हुए बाजू पर हाथ डाला और फिर पलक झपकने में से भी कम अरसे में हॉल जैकी के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। दूसरे लम्हे जैकी हवा में फोर्स की सूरत में उड़ता हुआ एक खौफनाक धमाके से मेज़ पर गिरा और फिर इसे तोड़ता हुआ मेज़ समेत नीचे ज़मीन पर जा गिरा। मेज़ के गिर्द बैठे हुए 4 आदमी यकलख पीछे हटे तो वो भी साथ ही नीचे गिर गए, जबकि खावर वैसे ही इत्मीनान से खड़ा था। फिर इससे पहले कि धमाके की गूंज ख़त्म होती, हॉल रेट रेट की आवाज़ों और तेज़ इंसानी चीखों से गूंज उठा और सामने कोने में खड़े 2 मशीन गन बरदार चीखते हुए उछलकर नीचे गिरे और तड़पने लगे। ये फायरिंग भी खबर ने की थी। इसके हाथ में अब मशीन पिस्टल मौजूद था। अब अगर किसी ने असलहा चलाने की कोशिश की तो पूरा हॉल उड़ा दूंगा, खबर ने चीख कर कहा और हॉल में मौजूद अफराद के रंग जर्द पड़ गए। जैकी नीचे गिरने के बाद फिर उठ ही ना सका था और 2 मशीन गन बरदार जो फायरिंग के नतीजे में गिरे थे चलने में तड़पने के बाद साकत हो गए। तुम कौन हो और तुमने ये फायरिंग क्यों की है? अचानक एक दरवाजे से एक आदमी ने झपट कर बाहर निकलते हुए खावर से मुखातिब होकर कहा। मैं मैनेजर टोनी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन ये मच्छर की औलाद सीधी मुंह बात ही नहीं कर रहा था। खावर ने मुंह बनाते हुए साकत पड़े हुए जैकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ मैनेजर टोनी से।
इसे बुलवाओ यहाँ, समझे, वरना। खावर ने तेज़ लहजे में कहा। वो यहाँ नहीं आ सकता, मेरे साथ आओ, मेरा नाम जानी है और मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, जानी ने कहा और इसके साथ ही वो हॉल की तरफ मुड़ा। लाशें गायब कर दो और जैकी को उठाकर क्लब से बाहर फेंक दो और इसे कह देना कि अब अगर इसने क्लब में कदम रखा तो इसे गोली मार दी जाएगी, जानी ने कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता साइड पर मौजूद राहदारी की तरफ बढ़ गया और खावर खामोशी से इसके पीछे मुड़ा, लेकिन वो खासा चौकन्ना नज़र आ रहा था। आ जाओ मिस्टर, जानी ने काफ़ी आगे जाकर मुड़ते हुए कहा और खावर ने इस बात में सर हिला दिया। राहदारी के आखिर में दीवार थी, लेकिन इस जानी ने दीवार पर एक जगह हाथ मारा तो सरर की आवाज़ के साथ ही दीवार दरमियान से खुल गई और खावर ने देख लिया कि ये लिफ्ट थी। जानी के साथ वो नीचे दाखिल हुआ तो दीवार के सामने बराबर हो गई और इसके साथ ही लिफ्ट नीचे उतरती चली गई। तुम्हारा ताल्लुक़ फ़ौज से है या पुलिस से? ना फ़ौज से है ना पुलिस से, मैंने ज़ाती हैसियत से टोनी से मिलना है और मेरा नाम खावर है, खावर ने जवाब दिया। इसी लम्हे लिफ्ट रुक गई तो जॉनी ने साइड पर मौजूद एक बटन दबाया तो दरवाज़ा खुल गया। अब सामने एक तवील राहदारी थी जिसमें 4 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। इनके हाथों में रिवॉल्वर थे। राहदारी के आखिर में एक दरवाज़ा था। दरवाज़े की साख बता रही थी कि कमरा साउंड प्रूफ है। जानी ने इस दरवाजे की साइड पर दीवार से हुक किया गया एक फ़ोन पीस उतारा और इस पर कई बटन प्रेस कर दिए। जानी बोल रहा हूँ बॉस, मिस्टर खावर आपसे मिलने आए हैं, मैं इन्हें हॉल से ले आया हूँ। यस बॉस, मैंने पूछा है। इनका कहना है कि ना इनका ताल्लुक़ पुलिस से है और ना फ़ौज से, वो ज़ाती हैसियत से आपसे मिलना चाहते हैं। यस बॉस, जानी ने कहा और रिसीवर को इसी हुक में डालकर वो खावर की तरफ मुड़ा। मिस्टर खावर, अपना असलहा बाहर आदमी को दे दें, वापसी पर आपको मिल जाएगा, जॉनी ने खावर से कहा तो खावर ने इस बात में सर हिलाते हुए जेब से मशीन पिस्टल निकाला और जॉनी को दे दिया। जॉनी ने मशीन पिस्टल राहदारी में मौजूद आदमी की तरफ उछाल दिया, फिर इसको दबाकर खोलते हुए वो अंदर दाखिल हो गया। खावर इसके पीछे दाखिल हुआ। ये एक खासा बड़ा कमरा था जिसमें एक बड़ी सी मेज़ के पीछे एक गिरे हुए चेहरे का मालिक दरमियानी जिस्म का आदमी था। इसके जिस्म पर सूट था। इसकी नज़रें जानी के साथ साथ खावर पर जमी हुई थीं। मेज़ के अलावा साइडों पर भी एक तरफ रैक था जिसमें शराब की बोतलें रखी हुई थीं, जबकि एक साइड पर एक बड़ा शॉर्ट सर्किट टीवी मौजूद था। इस टीवी की स्क्रीन को देखकर बेख्तियार वो मुस्कुरा दिया। इस स्क्रीन पर हॉल क्लब का मंजर नज़र आ रहा था, लेकिन इसमें आवाज़ ना थी। जाओ जानी, इस आदमी ने उठकर खड़े होते हुए कहा तो उसने यस बॉस कहा और मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। मेरा नाम टोनी है और मैं इस क्लब का मैनेजर हूँ। मुझे अफसोस है तुम्हें मुझ तक पहुँचने में खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा, इसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कदर तंजिया लहजे में कहा। मुझे तो कोई दुश्वारी नहीं हुई, अलबत्ता तुम्हारे आदमियों को ज़रूर हुई है। मेरा नाम खावर है, खावर ने बड़े ठंडे अंदाज में कहा और मुसाफा करके वो बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में मेज़ की तरफ बैठ गया। जॉनी ने मुझे बताया कि तुमने इसे कहा है कि तुम्हारा ताल्लुक़ ना फ़ौज से है ना पुलिस से, लेकिन तुम्हारा निशाना, तुम्हारे लड़ने का अंदाज़ जो यहाँ बैठे मैं देख चुका हूँ और तुम्हारा कदो-कमाती सब कुछ बता रहा है कि तुम्हारा ताल्लुक़ बहरहाल फ़ौज से नहीं तो पुलिस के कमांडो सेक्शन से है। मैं किसी ज़माने में मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करता रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने मुलाजमत छोड़ दी थी और आजकल बिज़नेस करता हूँ। जहाँ तक तुम्हारे आदमियों का ताल्लुक़ है तो ये लोग 3rd क्लास के गुंडे हैं, इनकी बात छोड़ो, खावर ने जवाब देते हुए कहा तो टोनी ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। एक लम्हे के लिए इसके चेहरे पर गुस्से का शोला सा भड़का, लेकिन फिर भी इसने अपने आप पर काबू पा लिया। ठीक है, बताओ क्या मसला है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? मुझे मालूम हुआ है कि तुम किसी प्रिंस जेम्स नामी आदमी के जो प्रिंस सिंडिकेट का चीफ बॉस है, ख़ास आदमी हो, और तुम लोगों ने एक मेरी अजीज़ा मिस शुमाइला और इसके वालदा की शामपुर में अराजी पहाड़ी इलाकों के साथ जो कि मुल्हका है, जबरन तशद्दुद और धमकियों की बिना पर ज़मींदार अल्ताफ़ के नाम करा दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ज़मीन मेरी अजीज़ा को वापस कर दो, खावर ने बड़े पुरअतमाद लहजे में कहा। कौन अल्ताफ़? मैं तो किसी अल्ताफ़ को नहीं जानता और ना हम किसी से ज़बरदस्ती कोई अराज़ी लेते हैं और ना ही ये हमारा धंधा है, टोनी ने मुँह बनाते हुए कहा, लेकिन इसकी आंखों में चौंक पड़ने का तासुर इस कदर नुमाया था कि खावर से छुपा ना रह सका। ये प्रिंस जेम्स कहाँ मिलेगा? प्रिंस जेम्स एक फ़र्ज़ी नाम है जिसे सिर्फ लोगों पर रौब डालने के लिए इख्तियार किया गया है, वरना इस नाम का कोई आदमी पाकेशिया में नहीं है। इसका मतलब है इस सिंडिकेट के कर्ता धर्ता तुम हो? मैं सिर्फ इस क्लब का मैनेजर हूँ और बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो कुछ उसने तुम्हें बताया है वो सब कुछ गलत है, इसलिए अब तुम जा सकते हो, टोनी ने कहा। सोच लो मिस्टर टोनी, तुम्हें ये जवाब बहुत महंगा पड़ेगा, खावर ने उठते हुए कहा। कितना महंगा? तुम्हारा ये क्लब मिज़ाइलों से उड़ाया जा सकता है,
तो हमें इस सिंडिकेट के समेत तमाम अफराद की लाशों की बाकायदा नुमाइश लगाई जा सकती है। खावर ने इस तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया जैसे वो धमकी देने के बजाय टोनी को कोई लतीफ़ा सुना रहा हूँ। इसका मतलब है कि तुम ज़िंदा नहीं रहना चाहते? ठीक है, यही सही, टोनी ने कहा, और इसके साथ ही इसका एक हाथ तेज़ी से ऊंचा हुआ। इसके हाथ में मशीन पिस्टल था। दूसरे लम्हे इसके हाथ से मशीन पिस्टल उड़ता हुआ एक धमाके से टीवी स्क्रीन पर पूरी कुव्वत से टकराया और एक धमाके के साथ स्क्रीन रेजा रेजा हो गई। ये सब कुछ इस कदर बरकरारी से हुआ कि टोनी जैसे सख्ते के आलम में बैठा रह गया था। दूसरे लम्हे इसके हलक से एक ज़ोरदार चीख निकली और इसका जिस्म हवा में उड़ता हुआ एक कलाबाजी खाकर कमरे के दरमियान फर्श पर बिछे हुए कालीन पर एक धमाके से गिरा। टोनी के हलक से चीख निकल गई थी, लेकिन खावर जानता था कि कमरा साउंड प्रूफ है, इस वजह से इसकी आवाज़ बाहर ना जा सकेगी। इसलिए वो बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में सारी कार्रवाई कर रहा था। नीचे गिरकर टोनी ने एक झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन खावर की लात बिजली की सी तेज़ी से हरकत में आई। टोनी कनपट्टी पर लात खाकर एक बार फिर चीखा। इसके साथ ही इसका जिस्म झटका लेकर साकत हो गया। खावर बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ा और इसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। तुमने टीवी स्क्रीन पर मुझे हरकत करते देख भी लिया था, फिर भी इस तरह का मुजाहरा किया। इसका मतलब है कि तुम भी थर्ड क्लास गुंडे ही हो, खावर ने कहा, और आगे बढ़कर इसने टोनी को एक सोफे की कुर्सी पर बिठाया और फिर इसका कोट इसने एक तरफ से काफ़ी नीचे कर दिया। इसके बाद इसने इसकी तलाशी ली, लेकिन जेबों में कोई चीज़ नहीं थी। वो वापस पिस्टल उठा लाया जिसने टीवी की स्क्रीन तोड़ दी थी। पिस्टल उठाकर टोनी की तरफ मुड़ा। इसने पिस्टल जेब से निकालकर कुर्सी उठाकर टोनी के सामने रखी और इस पर बैठ गया। इसने दोनों हाथों से इसका मुंह और नाक बंद कर दिए। चंद लम्हों बाद जब टोनी के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो इसने हाथ हटा दिए। थोड़ी देर बाद टोनी कराहता हुआ होश में आ गया। तो टोनी कहाँ है वो प्रिंस जेम्स? तुमने ये सब कुछ किया है, तुम अब नहीं बच सकते। वो इस तरह होश में आते ही बेख्तियार उठने और अपने बाजू को ठीक करने की कोशिश करने लगा और नीचे उतरे हुए कोट को ऊपर उठाने लगा, लेकिन जाहिर है वो दोनों अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सकते थे। तुमने जवाब नहीं दिया टोनी, खावर ने कहा, और इसके साथ ही इसका बाजू घुमा तो कमरा थप्पड़ की ज़ोरदार आवाज़ से गूंज उठा और टोनी चीखता हुआ साइड के बल नीचे गिरा। और फिर वो एक झटके से उठा ही था कि खावर का दूसरा बाजू घुमा और इस बार टोनी के दूसरा थप्पड़ ज़ोरदार अंदाज में पड़ा और एक बार फिर वो चीखता हुआ दूसरे पहलू पर गिरा। इस बार खावर ने एक झटके से खींचकर सीधा बिठा दिया। दोनों गालों पर खावर के हाथों की निशानात वाज़े तौर पर आ गए थे, जबकि टोनी के मुंह के कोने और नाक के नथनों से खून रसने लगा था। इसका चेहरा तकलीफ़ की शिद्दत से बिगड़ सा गया था। तुम टोनी को इसके ऑफिस में मार रहे हो? तुम कुत्ते की मौत मरोगे, टोनी ने यकलख्त हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। तो उसके साथ ही खावर ने जेब से टोनी का ही पिस्टल निकाला और फिर इसने दूसरे ही लम्हे इसका सर पकड़ा और साथ ही मशीन पिस्टल से टोनी की एक तरफ गोली मार दी और टोनी के हलक से इस तरह चीखें निकलने लगी कि इसकी रूह नाक के दूसरे नतने से जबरन खींचकर निकाली जा रही हो। खावर ने पिस्टल वापस खींचा और उसकी नाल पर लग जाने वाला खून इसने बड़े इत्मीनान से टोनी के लिबास से साफ़ किया और वो नतना इसका फट गया था और टोनी मुसलसल चीख रहा था। अब आखिरी बार कह रहा हूँ, जवाब दो, खावर ने इंतहाई ठंडे लहजे में कहा। मम नहीं बताऊँगा, मैं नहीं बताऊँगा, टोनी ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। तो खावर ने पिस्टल की नाल इसके नथने में घुसेड़ दी और एक बार फिर कमरा टोनी की चीखों से गूंज उठा। खावर ने फिर नाल वापस खींची और इसे टोनी के लिबास से साफ़ करना शुरू कर दिया। वो इस तरह इत्मीनान भरे अंदाज में बैठा था जैसे इसे किसी किस्म की कोई जल्दी ना हो और ना किसी किस्म का कोई काम हो। टोनी का दूसरा नतना भी फट चुका था और अब टोनी की पेशानी पर रग उभर आई थी। टोनी, अब भी बताओगे या नहीं? खावर ने कहा। इसके साथ ही इसने पेशानी पर उभर आने वाली रग पर पिस्टल का बट इस ज़ोर से मार दिया कि टोनी की हालत ख़राब हो गई। इसके पूरे जिस्म को किसी तेज़ आरे से काटा जा रहा हो। इसका पूरा जिस्म बुरी तरह कांपने लग गया था। पप पानी पानी पानी, कुछ नहीं मिलेगा, बोलो, जवाब दो, वरना वो लॉर्ड विलियम के नाम से शाहीन कॉलोनी में रहता है, कोठी का इस स्पेशल ब्लॉक में है, टोनी ने डूबते हुए लहजे में कहा और इसके साथ ही गर्दन ढलक गई। वो तकलीफ़ की शिद्दत से अधमुआ हो चुका था। खावर ने हाथ में पकड़े हुए पिस्टल की इसके सीने पे नाल रखी और ट्रिगर दबा दिया। टोनी के जिस्म को झटका सा लगा और इसके सीने से खून उबलने लगा। खावर पिस्टल उठाए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसने दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आया।
तो बाहर वो चारों आदमी इसी अंदाज में राहदारी के दीवारों से पुष्ट लगाए खड़े थे। कांवर ने बड़े इत्मीनान से हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल से इन दोनों को निशाने में लिया और दूसरे ही लम्हे रेट रेट की आवाज़ों के साथ ही वो नीचे गिरे और तड़पने लगे। कांवर इत्मीनान से इन्हें साइड पे करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। इसे मालूम था कि दिल में उतर जाने वाली गोलियां इन्हें ज़्यादा देर तक तड़पने की भी मोहलत ना देंगी। फिर वो लिफ्ट के ज़रिए से ऊपर पहुंचा और फिर मशीन पिस्टल जेब में डालकर कदम तेज़ी से उठाता हुआ राहदारी को क्रॉस करके हॉल में आया तो यहाँ वही हंगामा बरपा था